सुबह का वक्त हो चुका था। जय का नींद खुलता है और उसे एहसास होता है वो किसी के बाहों में है, तो वो झट से अपनी आंखों को खोल अपने चेहरे को ऊपर कर देखता है। आदित्य का अट्रैक्टिव चेहरा देख जय का दिल जोरों से धड़कने लगता है, पर तभी जय को आदित्य के साथ बिताया रात याद आता है तो उसका चेहरा लाल हो जाता है और वो आदित्य से दूर होने को था, पर उसका शरीर दर्द के कारण वापस आदित्य पर वो गिर जाता तो आदित्य का नींद खुल जाता है और वो आदित्य को अपने ऊपर पा कहता है, क्या तुम मुझे शुभा शुभा से ड्यूस कर रहे हो? आदित्य के इस बात को सुन जय झट से दूर हो गया, पर शरीर में हो रहे दर्द के कारण उसकी आंखें बंद हो गई। जय को दर्द में देख आदित्य उठकर बैठ जाता है। आदित्य जय का हाथ पकड़ अपने करीब खींच लेता है तो जय अपने घबराए नजर से उसे देखता है। जय के इस नजर को देख आदित्य आह भरते हुए कहता है, डोंट वरी, मैं तुम्हें सुबह सुबह नहीं खाऊंगा। आदित्य के इस बात को सुन जय का चेहरा थोड़ा रिलैक्स हो जाता है। तभी आदित्य उसके शरीर पर हाथ फेरता है तो जय का घबराहट वापस शुरू हो जाता है। तभी आदित्य उससे दूर हो बैग से उतर ड्रॉवर से एक क्रीम ले जय के पास आ कहता है, लेट जाओ, मैं मेडिसिन अप्लाई कर देता हूँ। इस बात को सुन जय झट से कहता है, इसकी जरूरत नहीं है, मुझे कॉलेज के लिए लेट हो रहा है। जय कॉलेज जाने का बात करता है तो आदित्य उसे बैग पर धक्का दे उसे लेता देता है और मेडिसिन अपने हाथ में ले कहता है, जितना कहा बस उतना ही सुनो और तुम्हें आज कॉलेज जाने का जरूरत नहीं है। अपने बात को कहने के बाद जय के शरीर में वो अप्लाई करने लगता है तो जय दवा की जलन की वजह से अपने चेहरे को बिस्तर पर दबाते हुए अपने धीमे आवाज में कहता है, मैं कॉलेज मिस नहीं कर सकता हूँ। जब जय अपनी बात कहता है तो आदित्य दवा अप्लाई करना बंद कर जय के कानों के करीब जा कहता है, क्यों, मेरी बहन से मिलना इसलिए? आदित्य की बातों को सुन जय अपने चेहरे को आदित्य की तरफ देख अपने घबराया आवाज में कहता है, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं। इससे आगे वो कुछ कहता इससे पहले ही आदित्य उसके होंठों को जा चूम लेता है, फिर उससे दूर हो कहता है, मेरी बहन को अपनी गर्लफ्रेंड बनाने का ख्याल भी अपने मन में मत लाना, और हाँ याद है ना, उससे दूरी बनाकर रखना, चाहे वो कितना भी तुम्हारे पास आने की कोशिश करे। अपने बात को कहने के बाद आदित्य उससे दूर हो जाता है और वॉशरूम की तरफ बढ़ने लगता है। वही जय आदित्य को जाता देख अपने मन में कहता है, मेरे लाइफ में बस एक ही दोस्त बनी थी, आज वो भी नहीं रही, मैं इतना अनलकी क्यों हूँ? मेरे अपने कौन है मुझे नहीं पता, जिस जगह पर रहा उस जगह पर मेरे वजह से मुसीबत आया और अब बिन प्यार के ऐसे रिलेशन में बंध गया हूँ। क्या मेरे साथ कभी कुछ अच्छा नहीं होगा? आज से पहले जय कभी इतना डिमोटिवेटेड नहीं हुआ था, वो बस मेहनत करता रहता था और हमेशा खुश रहता, पर अब उसे ऐसा महसूस हो रहा था मानो वो अपनी जिंदगी में सब कुछ खो दिया है। वही दूसरी तरफ दिशा का नींद खुलता है और वो अपने आप को अनजान कमरे में पा हैरान रहती है। वो झट से उठकर बैठ जाती है और खुद को देखती है। उसने लाइट नाइट गाउन पहनी हुई थी, वो ये देख घबरा जाती है। तभी अपना कमर में तौलिया लपेटे वैभव बाथरूम से बाहर आता है तो उसे देख दिशा चादर पकड़ अपने शरीर को ढांकते हुए अपने घबराए आवाज में सवाल करती है, मैं कहाँ हूँ और आपने मेरे साथ क्या किया है? दिशा के सवाल को सुन वैभव के होंठों पर शैतानी मुस्कान आ जाता है और वो दिशा के करीब जा अपने धीमे सेडिक्टिव आवाज में कहता है, वही जो दो एडल्ट्स के बीच होता है। इस बात को सुन दिशा की आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो जाती है और वो गुस्से में कहती है, कितने घटिया इंसान हो तुम, कैसे मेरे साथ तुम ऐसा कर सकते हो? दिशा की बातों को सुन वैभव उसके चेहरे को देख उसके बातों की वजह से गुस्से में आ बिना कोई रिएक्शन का कहता है, घटिया, भूलो मत मैं तुम्हारा होने वाला हस्बैंड हूँ, तुम्हारे साथ मैं कुछ भी कर सकता हूँ। वैभव के इस बात को सुन दिशा गुस्से में भड़कते हुए कहती है, बीवी बनने वाली हूँ, बनी नहीं हूँ, और क्या बीवी समान होती है जिसे जैसे मन यूज कर सकता है उसका पति? अपने बात को कह वो दूसरे तरफ से जाने को थी, पर तभी वैभव उसके हाथ को पकड़ अपने करीब खींच उसे चादर में ही लपेटे अपने बाहों में भर कहता है, तुम बेवकूफ हो, अगर मैं तुम्हारे साथ कुछ भी किया होता ना तो तुम हिलने के हालत में भी नहीं होती। वैभव की बातों को सुन दिशा को एहसास होता है उसे तो जरा भी पैन नहीं हो रहा है और वो बहुत सुन रखी है, भले कुछ अच्छे से जानती ना हो। वो हिचकिचाते हुए पूछती है, मेरा कपड़ा किसने बदला? इस सवाल पर वैभव कहता है, होटल की स्टाफ ने। जवाब सुन दिशा को राहत मिलता है। तभी वैभव कहता है, और हाँ, होने वाली बीवी, मैं तुम्हें बीवी ही समझता, समान नहीं, तो दोबारा ऐसा कुछ मत कहना जिसे सुन मुझे गुस्सा आए। अपने बात को कहने के बाद वो उसे अपने बाहों से आज़ाद कर बेड से उठ सामने रखे दो बैग में से एक बैग से अपने लिए कपड़े निकालते हुए कहता है, ये ड्रेस तुम्हारे लिए है। इतना कह अपने कपड़े को बदलने लगता है तो दिशा अपने आंखों पर हाथ रख कहती है, आप ऐसे कैसे मेरे सामने अपने कपड़े बदल सकते हो? दिशा की बातों को सुन वैभव दिशा की तरफ देखता है, फिर कहता है, कपड़े ही बदल रहा हूँ, वैसे भी आज नहीं तो कल देखोगी ही, तो अभी से ही देख लो। वैभव की बात को सुन दिशा अपने आंखों पर हाथ रखे ही अपने मन में कहती है, कितना बेशर्म है।
वही वैभव अपने कपड़े पहनते हुए कहता है, और क्या कभी आप और तुम लगा कर रखी हो। इस बात को सुन दिशा अपने आंखों से कुछ उनकी साइड कर वैभव को झांकती है। उसे शर्ट पैंट पहना देख अपने आंखों से हाथ हटा कहती है, वो मैं। इसके बाद वो कुछ नहीं कहती तो वैभव हल्की मुस्कान के साथ उसे देख अपने टाई को लगा अपने कोट को पहनते हुए कहता है, तुम कुछ भी बोल सकती हो, वैसे मेरा मीटिंग है अभी आई तो ड्राइवर तुम्हें घर छोड़ देगा, बाकी जाने से पहले तुम्हें स्टाफ ब्रेकफास्ट देने आ जाएगी। अपने बात को कह वैभव जाने लगता है। वही दिशा उसे बस जाता देखते रहती है। वैभव के जाने के बाद दिशा गहरी सांस भरती है और उसे सुकून महसूस होता है। वही दूसरी तरफ रेयांश अपने फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट कर रहा होता है। तभी रुद्र का फोन बजता है तो रुद्र खाते हुए ही अपने मोबाइल को देख ही रहा होता है। अबीर का कॉल आता देख रुद्र झट से कॉल उठा कहता है, हाँ अबीर। अबीर नाम सुनते ही रेयांश एक नज़र अपने भाई रुद्र की तरफ देखता है। वही रुद्र अबीर के बातों को सुन कहता है, तुम कॉलेज क्यों नहीं आओगे, कोई प्रॉब्लम है क्या। रुद्र का सवाल को सुन अबीर अपनी बात कहता है। वही रुद्र ठीक है कह कॉल कट कर देता है। तभी रुद्र को माँ निका सवाल करती है, क्या हुआ, अबीर ठीक तो है ना। इस सवाल को सुन रुद्र कहता है, हाँ उसने कहा उसे अपने पुराने दोस्तों से कुछ काम है, इसलिए वो कॉलेज आज नहीं आ पाएगा। इस जवाब को सुन रियांश की आंखें डार्क हो जाती है और वो ब्रेकफास्ट हाफ में ही छोड़ खड़ा हो जाने लगता है तो अनिका कहती है, रियांश अपना नाश्ता तो पूरा करके जाओ। इस सवाल को सुन रियांश के बढ़ते कदम रुक जाते हैं और वो अपने चेहरे को अनिका की तरफ कर कहता है, मैं लेट हो रहा हूँ। इतना कहने के बाद वो जाने लगता है। कुछ वक्त के बाद आदित्य अपनी कंपनी पहुंच गया होता है। आदित्य का गार्ड कार डोर खोल देता है तो आदित्य अपनी कार से बाहर निकल जाता है। आदित्य के बाहर आते ही सभी गार्ड्स उसे गुड मॉर्निंग सर विश करते हैं तो पहली बार आदित्य उन्हें देख गुड मॉर्निंग कह देता है। ये देख सभी हैरान थे। आज आदित्य के चेहरे पर चमक थी जो देखने को नहीं मिलता था। सभी आदित्य को जाते हुए हैरानी से देख रहे होते हैं। वही आदित्य कंपनी के अंदर अपने पर्सनल एलिवेटर में जा अपने केबिन का फ्लोर नंबर दबा देता है और कुछ ही वक्त में आदित्य अपने केबिन पहुंच जाता है। अपने केबिन के पास आदित्य जैसे आता है, आदित्य की सेक्रेटरी डोर खोल देती है। आदित्य अपने केबिन के अंदर जा चेयर पर बैठ जाता है तो सेक्रेटरी भी अंदर आ आदित्य का शेड्यूल उसे बताने लगती है। आदित्य शेड्यूल को सुन एक गहरी सांस भरते हुए कहता है, ओके। तो सेक्रेटरी खामोश हो जाती है, फिर आदित्य की तरफ देखती है। आदित्य के रिफ्रेशिंग चेहरे को देखती है, फिर कहती है, आज आपको डॉक्टर के पास भी जाना है। इस बात को सुन आदित्य कहता है, इसका जरूरत नहीं है, अब जा सकती हो तुम। इस बात को सुन ओके सर कह वो जाने लगती है। जाते हुए ही सेक्रेटरी अपने मन में कहती है, आज सर को देख ऐसा लग रहा है सर ने अच्छी नींद ली है। आदित्य को जल्दी नींद नहीं आता, जिस वजह से उसे हमेशा हेडेक रहता और चेहरे पर फ्रस्ट्रेशन, जिस वजह से उसका टेम्पर हमेशा हाई रहता और उसे नींद आ जाए, इसलिए ड्रिंक और सेक्सुअल एक्टिविटीज़ का वो सहारा लेता। इसी वजह से वो सालों से अपना ट्रीटमेंट ले रहा है पर इसका कोई फ़ायदा नहीं। पर कल रात वो बहुत अच्छी नींद पहली बार लिया। आदित्य अपने काम को करते हुए अपने मन में कहता है, मुझे नहीं लगा था ये लड़का मेरे लिए इतना फ़ायदेमंद रहेगा। मैं इसे खुद से दूर जाने नहीं दूंगा जब तक मेरा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाता और मेरा मन नहीं भर जाता। अपने बात को कह हल्की सी डेविल मुस्कान के साथ वो अपना काम करने लगता है। वही दूसरी तरफ रेयांश का लग्जरी का एक जगह पर रुकता है। आदित्य अपनी कार से बाहर निकल उस बड़े बिल्डिंग के अंदर जाने लगता है। वही ड्राइवर बिल्डिंग देख अपने मन में कहता है, सर यहाँ क्यों आए हैं। वही रेयांश बिल्डिंग के अंदर जब भीड़ के करीब जाता है तो देखता है अबीर एक हटे खट्टे आदमी के साथ फाइट कर रहा है। ये देख अबीर उन लोगों की तरफ देखता है जो चेयर्स करते हुए बेट लगा रहे थे। रेयांश शांति से जाए जगह पर बैठ अपनी गहरी नज़रों से ये सब देखने लगता है। वही अबीर को इस फाइट में मार खाना था और बस हारना था, इसलिए वो अपना थोड़ा बहुत बचाव कर रहा था ताकि सब एंटरटेन हो, फिर कुछ वक्त के बाद वो हार मान लेगा। वही अबीर के ऐसे मार खाने से रेयांश समझ चुका था वो बस पैसे कमाने के लिए बस मार खा रहा है। तभी रेयांश अपने फ़ोन को निकाल मैसेज करता है, चलो स्टॉप करो। रेयांश का मैसेज जैसे ही सेंड होता है वहाँ पूरा अंधेरा छा जाता है, जिससे सभी लोग परेशान हो जाते हैं। तभी फायरिंग की आवाज़ आती है तो सभी घबरा जाते और अंधेरे में भागने लगते हैं। वही अबीर जो चोट लगने की वजह से ज़मीन पर गिर गया था, गोली को आवाज़ को सुन अपने कान में हाथ रख लेता है। तभी उसके कंधे पर किसी का हाथ आता है तो अबीर घबरा जाता, पर तभी उसे एक जानी पहचानी सी खुशबू महसूस होती तो अबीर खुद में ही कुछ बुदबुदाता है, फिर बेहोश हो जाता है। जैसे ही अबीर जमीन पर गिरने को था, वो इंसान जो और कोई नहीं रेयांश था, वो अबीर को अपने बाहों में भर लेता है, फिर उसे अपने गोद में उठा वहां से बाहर जाने लगता है।
बाहर आने के बाद रियांश को बाहर आता देख ड्राइवर कार का दरवाजा खोल देता है तो रियांश कार के अंदर अबीर को रख देता है। तभी एक आदमी वहां आता है और कहता है, बॉस। आदमी का आवाज सुन रियांश उस तरफ देखता है तो आदमी सवाल करता है, उन लोगों का क्या करना है। इस सवाल को सुन रियांश अपने कठोर आवाज में कहता है, अभी के लिए बस टार्चर करो, मैं रात में अच्छे से डील करूंगा। अपनी बात को कहने के बाद रियांश कार के अंदर जा बैठ जाता है तो वही आदमी कार का दरवाजा लॉक कर देता है। वही ड्राइवर ड्राइविंग सीट पर जा बैठ कार से बाहर निकल जाता है। वही वो आदमी अपने मन में कहता है, बॉस इस लड़के के लिए इतना कुछ क्यों कर रहे हैं। खुद में वो ये सब कह ही रहा था कि तभी फ्लिक्स उसके पीछे खड़े हो उसके कान के करीब जा कहता है, रियांश सर को तुम ऐसे क्यों घूर रहे हो, मत कहना तुम्हें रियांश सर में इंटरेस्ट है। फ्लिक्स का आवाज सुन वो आदमी जिसका नाम इवान था वो मुड़ फ्लिक्स की तरफ देख इरिटेशन से भरी आवाज में कहता है, क्या बकवास कर रहे हो और तुम यहाँ क्यों आए हो। इवान के सवाल को सुन फ्लिक्स सिगरेट निकाल उसे जला उसके कस लेते हुए कहता है, मैं बोर हो रहा था तो सोचा तुम्हें परेशान कर लूं, तुम अपने रूम में नहीं थे तो मैं तुम्हें ट्रैक कर लिया। इतना कह मुस्कुराने लगता है। फ्लिक्स के हरकत को देख परेशान हो इवान वहां से जाने लगता है तो फ्लिक्स भी उसके पीछे जाते हुए कहता है, तुम अपने बॉस की तरह ही इग्नोर क्यों करते रहते हो। इस बात को सुनने के बाद भी इवान कोई जवाब नहीं देता है। तभी फ्लिक्स कहता है, कितने बोरिंग हो तुम अपने बॉस की ही तरह। इस बात को सुन इरिटेट होते हुए इवान कहता है, अगर मैं इतना ही बोरिंग हूं तो अपना बोरियत मिटाने मेरे पास क्यों आए हो और फिर से मुझे ट्रैक किए तो मैं आदित्य सर को बता दूंगा। इस बात को सुन फ्लिक्स सिगरेट के कस को छोड़ते हुए कहता है, क्या तुम एलिमेंट्री स्कूल के बच्चे हो जो कंप्लेन करोगे। फ्लिक्स के इस कमेंट को सुन इवान उसे घूर कर देखता है फिर कुछ न कह अंदर जाने लगता है तो फ्लिक्स कहता है बोरिंग पसंद, मैं चाहता हूँ तुम मेरी तरह अपनी लाइफ एंजॉय करो। इवान कुछ नहीं कहता तभी फ्लिक्स उसके हाथ को पकड़ दीवार से लगा देता है तो गुस्से में इवान उसे देखने लगता है। तभी फ्लिक्स उसके चेहरे पर गिरे बाल को ऊपर कर उसके चेहरे को देखता है। इवान हमेशा अपने चेहरे को अपने बाल से ढक कर रखता था। इवान का जब चेहरा फ्लिक्स देखता है तो कहता है, तुम्हें पता है तुम बहुत प्रिटी हो। इस बात को सुन इवान गुस्से में उसे खुद से दूर कर कहता है, शट अप, लड़के प्रिटी नहीं होते, दोबारा तुमने ऐसा कहा तो मैं तुम्हारा जान ले लूंगा। इतना कह जाने को था पर फ्लिक्स उसके रास्ते को ब्लॉक कर कहता है, अच्छा ठीक है, गुस्सा थूक भी दो, मैं तो बस चाहता तुम रियांश सर की तरह बोरिंग न बनो। फ्लिक्स के हरकत को देख इवान का गुस्सा सिर के ऊपर से जा रहा था। तभी फ्लिक्स कहता है, चलो आज रात थरीसम करते हैं, मेरे पास बहुत सी हॉट लड़कियां हैं, दोनों मिलकर एंजॉय करेंगे। फ्लिक्स के बातों को सुन इवान उसे खुद से दूर धक्का दे गुस्से में कहता है, एक और वर्ड बोली तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। इवान के गुस्से को देख फ्लिक्स अब रुक जाता है। उसे पता था अब और वो गुस्सा दिलाया तो जरूर इवान उसका मुंह तोड़ देगा। वो मूड अपने हाथ को पीछे से ही बाएं में हिलाते हुए कहता है, ठीक है, पर अगर तुम्हें हॉट लड़कियां चाहिए हो तो बस मुझे कहता या मैं तुम्हारा साथ भी दे सकता हूँ। अपने बात को कहने हुए वो चला जाता है। वही इवान गुस्से में अपने लोगों के पास चला जाता है जहाँ सभी को बांध कर रखा गया था। वही दूसरी तरफ पायल बेड पर बैठी थी तभी नक्श रूम के अंदर आता है तो पायल घबरा जाती है और अपने घबराए नज़र से नक्श को देखने लगती है। इतने वक्त से साथ होने के बाद भी पायल को कंफर्टेबल न होता देख नक्श उसके पास जा बैठ जाता है तो पायल अपने शरीर को जकड़ लेती है। तभी नक्श अपने हाथ उसके चेहरे पर रखता है तो वो घबराए हुए नज़र से नक्श को देखती है। तभी नक्श कहता है, तुम मुझसे इतना डरती क्यों हो, क्या मैंने तुम्हारे साथ अभी तक कुछ बुरा किया है। नक्श के इस सवाल पर पायल अपने चेहरे को ना में हिला देती है तो नक्श उसके होंठों के करीब जाते हुए कहता है, तो डरना बंद करो, ई प्रॉमिस मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। अपनी बात को कह उसके होंठों को प्यार से किस करने लगता है तो पायल झट से उसे खुद से दूर कर देती है और अपने चेहरे को झुका लेती है। पायल के इस एक्शन पर नक्श उसके माथे पर अपने हाथ को रख उसके माथे पर ही लाइट किस कर कहता है, अब तो तुम्हारा डाइवोर्स हो गया है, अब तो मेरे करीब आ सकती हो ना। नक्श के बातों को सुन पायल अपने चेहरे को ना में हिला देती है। पायल के जवाब को सुन नक्श कहता है, क्यों। सवाल सुन पायल कहने की हिम्मत जुटा कहती है, हम कपल नहीं। इस जवाब को सुन वो मुस्कुराते हुए कहता है, ठीक है, कपल बनने के बाद ही मैं तुम्हारे करीब आऊंगा। अपनी बात को कह वो खड़ा हो जाने लगता है। वही पायल अपने नजरों को ऊपर उठा नक्श को जाता देखने लगती है। तभी नक्श पीछे मुड़ उसे देख मुस्कुराता है तो पायल फिर से अपने चेहरे को नीचे कर लेती है। पायल के इस क्यूट हरकत को देख नक्श के होंठों का मुस्कान बढ़ जाता है। वही दूसरी तरफ रियांश अबीर के होश में आने से पहले ही वहां से निकल अपने कंपनी चला जाता है। ऐसे ही कुछ वक्त बीत जाता है और अबीर को होश आ जाता है तो वो अपनी आंखें धीरे से खोल हॉस्पिटल का प्राइवेट रूम देख हैरानी से उठकर बैठ जाता है।
तो उसे अपने पूरे शरीर में बहुत दर्द महसूस होता है। तभी देविका अंदर देखने को आती है। अबीर को होश में आता देख देविका अपने होंठों पर हल्की मुस्कान रख करती है, तुम्हें उठना नहीं चाहिए, वैसे अब तुम्हें कैसा लग रहा है? अबीर को जो खुद में खोया था उसे यहाँ कौन लेकर आया है? क्या वो रियांश था? तभी देविका के सवाल को सुन अपने ख्यालों से बाहर आ अबीर कहता है, मैं ठीक हूँ, वैसे मुझे यहाँ कौन लाया है? सवाल सुन देविका को रियांश का कहा बात याद आता है, तुम इस लड़के का खुद ध्यान रखो और अगर ये होश में आ पूछे उसे कौन लेकर आया है तो तुम मेरा नाम मत बताना, कह देना कोई स्ट्रेंजर था। रियांश की बातें याद कर दिव्या अपने मन में कहती है, ये पेशेंट रियांश सर के लिए खास लगते हैं पर ये बात बताने से मना कहीं किया। खुद में सवाल करने के बाद देविका कहती है, मुझे नहीं पता। जवाब सुन अबीर हॉस्पिटल के प्राइवेट रूम को देख सोचता है, पता नहीं बिल कितना आया होगा। इस बात को सोचने के बाद अबीर हिचकिचाते हुए सवाल करता है, वैसे मेरा बिल कितना आया है, क्या मुझे पता चल सकता है? इस बात को सुन देविका कहती है, तुम्हारा बिल 1 वीक के लिए पेड है और तुम इतने वक्त में बिल्कुल ठीक हो जाओगे। इस बात को सुन अबीर झट से सवाल करता है, क्या मुझे बचे 6 दिन के पैसे मिल सकते हैं? मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। इस बात को सुन देविका कहती है, पर तुम अभी ठीक नहीं हो। इस बात पर अबीर अपना पप्पी आई बना अपने मासूम से आवाज में कहता है, मैं सच में ठीक हूँ, मुझे आप पैसे दे दीजिए। अबीर के बात को सुन देविका कुछ देर खामोश रहती है, फिर कहती है, वेट मैं 5 मिनट में आकर तुम्हें बताती हूँ। इतना कह वो निकल जाती है और अपने केबिन जा रियांश को कॉल करने लगती है, पर मीटिंग में होने की वजह से रियांश कॉल नहीं उठा रहा होता है। वही अबीर इंतजार करते करते परेशान हो गया था। वो बेड से उठ खुद बात करने रिसेप्शनिस्ट के पास चला जाता है। वहाँ बात करने के बाद उसे रिफंड मिल भी जाता है, जिस वजह से वो बहुत खुश होता और पैसे ले निकल जाता है। हॉस्पिटल अगर छोटा हो तो एक दिन के प्राइवेट रूम का चार्ज 5,000 से शुरू होता है और ये तो मुंबई का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है और यहाँ के प्राइवेट रूम का चार्ज ही 15,000 से शुरू होता है। और जिस प्राइवेट रूम में अबीर था वो तो यहाँ के बेस्ट प्राइवेट रूम में से एक था जिसका चार्ज 25 से 30,000 के लगभग था। पर रिफंड के वक्त 30% कट करके पैसा लौटाया गया, पर फिर भी अबीर के पास इतना अमाउंट था कि वो लोन शार्क के लोगों को लोन का इंटरेस्ट पे कर सकता था। हॉस्पिटल से जाते वक्त अबीर ने ऑटो ले लिया था और वो लोन शार्क के लोगों के पास जाते हुए अपने मन में कहता है, जिसने भी हॉस्पिटल बिल पे किया था मैं बहुत जल्द उसके बारे में पता लगा उसे पैसे लौटा दूंगा। वैसे अबीर कैसे पता लगाएगा और इतने सारे पैसे लाएगा कैसे, अभी उसे पता नहीं था। वही रियांश का मीटिंग ओवर हो जाता है तो वो अपने कॉन्फ्रेंस रूम से अपने असिस्टेंट के साथ निकल अपने केबिन चला जाता है। फिर अपने फ़ोन को बाहर निकाल देखता है। देविका के मिस कॉल्स को देख वो झट से देविका को कॉल बैक करता है। तो देविका, जिसे पता चल चुका था अबीर पैसे लेकर जा चुका है, वो परेशान हो अपने केबिन में बैठी थी। तभी रियांश का कॉल आता देख देविका अपने मन में कहती है, मैं क्या करूं? अगर आदित्य होता तो मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगता, पर मुझे रियांश के गुस्से से बहुत डर लगता है। खुद में ये सब कहने के बाद वो गहरी सांस भर कॉल उठा लेती है। तभी रियांश उसके कुछ कहने से पहले सवाल कर बैठता है, क्या हुआ, अबीर ठीक तो है ना? सवाल सुन देविका हिचकिचाते हुए कहती है, वो अभी पूरे तरीके से ठीक नहीं हुआ था पर मैं देविका रुक जाती है तो रियांश कठोरता से सवाल करता है, पर क्या देविका? रियांश की कठोर आवाज को सुन देविका घबराहट से भरी आवाज में कहती है, वो पैसे ले चला गया। देविका के इस बात को सुन रियांश गुस्से में कहता है, तुमने उसे जाने कैसे दे दिया? रियांश के गुस्से की वजह से देविका तो जम सी गई थी। वही रियांश गुस्से में कॉल कट कर अपने असिस्टेंट की तरफ देख गुस्से में कहता है, पता लगाओ अब अबीर कहाँ गया है। अपने बॉस का ऑर्डर सुन रियांश का असिस्टेंट आकाश छत से कहता है, ओके सर। इतना कह वो केबिन से निकल जाता है। क्योंकि रियांश का गुस्सा देख उसे बस महसूस हो रहा था किसी भी वक्त उसकी जिंदगी दांव पर लग सकती है। वही रियांश गुस्से में सिगरेट निकाल उसे जला उसके कस लेते हुए खुद में कहता है, क्या इसे बस पैसे से प्यार है? अगर इसे पैसे ही चाहिए तो मेरे पास नहीं आ सकता है क्या? खुद में इतना कह वो सिगरेट की कस लेने लगता है। कुछ मिनट बाद असिस्टेंट रियांश को बता देता है, अबीर लोन शार्क के लोगों के पास गया है। उस बात को सुन रियांश गुस्से में कहता है, क्या मुसीबत है, कितने लोगों से ये पैसे लेकर रखा है? जैसे ही रियांश गुस्से में ये बात कहा होता है तभी आकाश कह पड़ता है, सर अबीर ने ये पैसे नहीं लिए हैं, उसकी माँ ने लिया था और अब वो गायब हो गई है। इस बात को सुन रियांश अपने माइंड को थोड़ा कूल डाउन करता है, फिर कहता है, लोन शार्क। इतना कह वो असिस्टेंट को जाने का ऑर्डर दे इवान को कॉल करता है तो इवान कॉल उठा लेता है। तभी रियांश कहता है, लोन शार्क, इसे अपने कंट्रोल में लो। इस बात को सुन इवान, ओके बॉस कहता है।
लोन शार्क एक इनलीगल लोन कंपनी है जो हाई इंटरेस्ट पर लोन देते हैं और लोन न चुकाने पर वो उन लोगों का जान लेना, किडनैपिंग कर बेचना, ऐसे बहुत सी चीज़ों में इन्वॉल्व है। वो बस किसी भी तरीके से अपना पैसा वसूलना जानते हैं। कोष्टक आगे के भाग को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो में लाइक और कमेंट कर अपना सपोर्ट दे। थैंक यू।